भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता दिनों दिन बढ़ती गई और ये सब कब शुरू हुआ? 1990 के सोवियत विघटन के बाद, जब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। इस प्रगाढ़ता के आपसी संबंधों में एक बहुत बड़ा मोड़ 2015 के रिपब्लिक डे परेड में आया, गणतंत्र दिवस परेड, जो भारत के लिए 6वां गणतंत्र दिवस था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा उपस्थित थे। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इससे दोनों देशों के बीच में मात्र बातचीत ही नहीं बढ़ी, इससे मात्र बराक ओबामा का आतिथ्य नहीं मिला गणतंत्र दिवस में, बल्कि अनेकों संधियां हुई, अनेकों समझौते हुए। भारत और अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव, भारत और अमेरिका के संबंधों में ऐतिहासिक परिवर्तन, अब इसी को लेकर एक अगला बिंदु है। आपको याद होगा, शुरू में मैंने जिक्र किया था कि भारत और अमेरिका के संबंध कभी पूरी तरह विरोधी नहीं रहे, उतार चढ़ाव रहा, खटास मिठास रही, विश्वास अविश्वास रहा और दोनों के बीच में सतत रूप से चेष्टा रही कि हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हों। दोनों ने कभी एक दूसरे पर किसी भी तरह के हमले की या किसी भी तरह के ऐसे विरोध की कल्पना भी नहीं की होगी जो कि किसी तरह का एक युद्ध का रूप ले ले। ये आखिर क्यों? ऐसी क्या बात थी कि भारत और अमेरिका सतत रूप से इस प्रयास में थे कि हमारे संबंध अच्छे हों? उसका कारण था कि भारत और अमेरिका के संबंधों में जहां लगातार हम विरोध देख रहे हैं, लेकिन सहमति के कई मुद्दे हैं और सहमति के मुद्दों से तात्पर्य है आधारिक ढांचा, आधारभूत ढांचा। भारत और अमेरिका के संबंधों में सहमति के क्या क्या मुद्दे हैं, किन बातों पर दोनों देश एकमत हैं, विश्व के मंच पर या वैचारिक रूप से, किन किन मुद्दों पर दोनों देशों की सोच एक है, आधारभूत रूप से सोच है, राजनीति से परे। तो उन सोच की यदि बात करें तो सबसे पहला कारण जो दोनों देशों को इतना प्रगाढ़ मित्र बनाता है, दोनों देशों में जो प्रगाढ़ता बनाए रखने की संभावना दिखाता है, वह है कि दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों लोकतंत्र में अटूट विश्वास करते हैं। अमेरिका 1776 से लोकतांत्रिक है, भारत नवोदित लोकतांत्रिक, लेकिन दुनिया के सबसे विशाल देशों में एक। और भारत के बाद जितने देश स्वतंत्र हुए अफ्रीका और एशिया में, भारत का लोकतंत्र उनके लिए एक आदर्श है। तो ये दोनों देशों का लोकतांत्रिक होना दोनों के बीच में एक सहमति का मुद्दा है। भारत और रूस के संबंध अच्छे थे, उसके राजनीतिक कारण हैं, कूटनीतिक कारण हैं, भौगोलिक कारण हैं, लेकिन दोनों के विचारों में थोड़ा अंतर था। दूसरा कारण जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे होने के हमेशा ठोस कारण रहे, दोनों ही मानवाधिकारों में विश्वास करते हैं। मानव अधिकार यानी आदमी को आदमी जैसे जीने देने का अधिकार, जो साम्यवादी देशों में कतई नहीं है। वहाँ तो साम्यवादी देशों में मनुष्य को एक श्रम का साधन माना जाता है, लेकिन साम्यवादी देशों के परे उल्टा पूंजीवादी देशों में या लोकतांत्रिक देशों में मानवाधिकार, लोकतांत्रिक देशों में मानवाधिकार एक बहुत अहम मुद्दा रहा है। हम लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उस अधिकारों का परिपालन इन दोनों देशों के लिए बड़े गौरव की बात है। तो इस मामले में दोनों देश सहमत हैं। तीसरा मुद्दा जिस पे दोनों देश सहमत हैं वह है कि जो तीसरी दुनिया की मैंने बात की थी कभी, थर्ड वर्ल्ड, पहली दुनिया तो अमेरिका थी और अमेरिका का खेमा,
दूसरी दुनिया सोवियत संघ और रूस का खेमा, सोवियत संघ का खेमा जो अब नहीं है। और तीसरी दुनिया उसे कहते हैं जो भारत और भारत के साथ अन्य गरीब देश, अविकसित देश, निर्धन देश, उनको अमेरिका ने तीसरी विश्व के गरीब राष्ट्रों को बहुत आर्थिक मदद दी है। उसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, उसके पीछे कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन मदद की है, इसमें कोई दो मत नहीं। अमेरिका ने तीसरे विश्व के गरीब राष्ट्रों को आर्थिक सहायता दी और भारत ने इसका बहुत समर्थन किया है। इनफैक्ट भारत को भी ऐसी सहायता मिली है। अमेरिका ने भारत के विकास में ये सब कड़वाहट के बावजूद विभिन्न तरीकों से उसको आर्थिक मदद दी है, क्योंकि दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें निहित हैं जो दोनों को एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं। और इसमें लोकतांत्रिक मुद्दा है, मानवाधिकारों पर दोनों का जो विचार है वो है, और अमेरिका द्वारा गरीब देशों को आर्थिक मदद दिया जाना। चौथा मुद्दा जिस पे दोनों बड़े निकट हैं वह है दोनों ही राष्ट्र विश्व शांति चाहते हैं। अमेरिका यद्यपि परमाणु से लैस है, परमाणु हथियारों से, अमेरिका यद्यपि एक बहुत शक्तिशाली सैन्य बल है, पर वह विश्व शांति में विश्वास रखता है। और भारत तो विश्व शांति का पूर्व से ही पोषक रहा है, प्रणेता रहा है। तो दोनों देशों का विश्व शांति पे विश्वास होना, विश्व शांति पर एक तरीके से विश्व शांति को बल देना, इन दोनों देशों को निकट रखता है। पांचवा बिंदु जिस पर दोनों एकजुट हैं, सहमत हैं, दोनों ही देश आतंकवाद का सख्त विरोध करते हैं। आतंकवाद को लेकर दोनों ही देशों का स्टैंड जो है वो एक ही है। मैंने आपको बताया कि कैसे मनमोहन सिंह की यात्रा ने आतंकवाद पर विस्तृत चर्चा का मौका दिया भारत और अमेरिका को, और आतंकवाद से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर नई पहल भारत और अमेरिका ने की 1905-1906 की यात्राओं में, उसके बाद 1909 में। तो ये इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी भारत और अमेरिका एक मत हैं, और ये एक मतता उन दोनों को निकट लाए हैं। अगला बिंदु संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं, विश्व शांति, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं कि किसी दूसरे पर आक्रमण न करना, इन सिद्धांतों और उद्देश्यों पर भारत और अमेरिका एक मत हैं। तो ये हो गया छठवां बिंदु जिस पर दोनों सहमत हैं, और इस पर किसी भी तरह का विवाद, इन बिंदुओं पर भारत और अमेरिका के बीच कभी भी किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में कुछ नई बातें सामने आई हैं भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर, जैसे इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं। कौन सी बात? प्रौद्योगिकी और अनिवासी भारतीय। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, और अनिवासी भारतीय यानी जिसको हम कहते हैं कि भारत के जो निवासी अमेरिका में रहने लगे हैं और बस गए हैं और वहाँ की नागरिकता मिल चुकी है, उनको लेकर आने वाले समय में चिंताएं जो हैं उसका निराकरण समय समय पर दोनों देशों के बीच में होता रहा है। उदाहरण के लिए, अब यदि इनकी ये अप्रवासी भारतीयों की बात करें तो सच्चाई क्या है? सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% निर्यात अमेरिका को जाता। कल्पना करिए, अमेरिका कितना बड़ा व्यापारी है भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का। आपने जानते हैं कि हजारों इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर भारत के अमेरिका में बसे हुए हैं। इतने ज़्यादा कि 65% भारत के निर्यात का वहाँ जाता है कंप्यूटर के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में। दूसरा, बोइंग कंपनी जो दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में है एरोप्लेन बनाने में, वो अमेरिका की है। उसमें 35% लोग भारतीय मूल के हैं। भारतीयों का प्रतिशत उस कंपनी में कितना है? भागीदारी 65%, श्रम की भागीदारी। तीसरा बिंदु जो साबित करता है भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों का, निकटता का और
प्रौद्योगिकी और अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे में, वो है सिलिकॉन वैली। किसे कहते हैं सिलिकॉन वैली? देखिए नक्शे में दिख रहा है। सिलिकॉन वैली जो है वो वहाँ पर भारतीय लोग हैं और प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के क्षेत्र में सिलिकॉन वैली दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस क्षेत्र में करीब 3 लाख लोग भारतीय हैं। कितने? 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या को बताता है और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के डोमिनेंस को बताता है। चौथा मामला प्रौद्योगिकी को लेकर 15% कंपनियों की शुरुआत भारत में बसे भारतीयों ने की है। वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उसकी शुरुआत किसने की है? भारत के लोगों ने जो वहाँ बसे हुए हैं। यानी भारतीय दिमाग, भारतीय बुद्धि वहाँ पर कितनी अहम भूमिका निभा रही है, ये इस बात से साबित होता है। और आज की तारीख में तो देखें तो सुंदर पिचई और ऐसे कई नाम हैं जो भारत की मूल के हैं और वहाँ जाकर अमेरिका की सर्वोच्च कंपनियों में वे मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं। ये अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत भी जो है वो उसे ये फैसला करना है कि वो अमेरिका के साथ कैसे संबंध बनाए। दूसरे शब्दों में ये समझ लीजिए कि अमेरिका की वर्चस्वता तो बनी हुई है और वो सतत रूप से उस दिशा में बढ़ रहा है। भारत अमेरिका के साथ कैसे संबंध रखे, कितना अमेरिका से अपनी निकटता का फ़ायदा उठाए और कितनी दूरी बनाए रखे, ये किसे तय करना है? भारत को तय करना है। एक और जहां अमेरिका की वर्चस्वता बनी हुई है, एक और जहां अमेरिका का प्रभुत्व बरकरार है, दूसरी ओर कुछ नए देश जो ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, जो दिनों दिन अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, वे सामने आ रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अमेरिका की विश्वव्यापी वर्चस्वता का दौर चल रहा है और इसीलिए भारत को इस बदलते दौर में ये समझना होगा, सोचना होगा और बहुत सोच के ये निर्णय लेना होगा कि वो अमेरिका से संबंध कैसे रखे। और ये तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। यदि हम संभावनाओं की बात करें कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या रास्ते हैं और क्या संभावनाएं हैं, तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम बात करें। पहला है कि भारत के ऐसे विद्वान जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के दर्शन से देखते समझते हैं और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई जो सैन्य संबंध हैं, उससे कई अंतर्राष्ट्रीय विद्वान या भारत के विद्वान चिंतित हैं। ये तो यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अलग अपना अलगाव रखे, अलग अपना संबंध रखे और अपना ध्यान राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने में करे। यानी विद्वानों का एक गुट का ये ऐसी सोच है कि हमें क्या करना चाहिए। तो उनका कहना है हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, हमें अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाना चाहिए और अमेरिका के साथ जो हम सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं उसके साथ मिलकर उससे हमें दूर रहना चाहिए। ये एक खेमे की सोच है। विद्वानों का दूसरा जो गुट है उसका कहना है कि भारत और अमेरिका के हितों में जो तालमेल हेलमेल लगातार बढ़ रहा है, ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है। किस बात के लिए अच्छा मौका? अमेरिका से सब सर्वश्रेष्ठ चीज़ पाने का, अमेरिका की निकटता पाने का, अमेरिका का विश्वास पाने का। इनका ये कहना है कि हम ऐसी रणनीति की तरफदारी करते हैं
जिसमें कि हम अमेरिका के निकट जाएं, जिससे भारत अमेरिका के वर्चस्वता का फ़ायदा उठाए, यानी दूसरे के बल पर हम विकसित होएं। यदि ऐसा होता है तो उसमें बुराई क्या है। उनका कहना है कि दोनों के आपसी हित मिले हुए हैं, दोनों लोकतांत्रिक हैं, दोनों मानवाधिकारों पर विश्वास करते हैं, दोनों विश्व शांति की बात करते हैं, दोनों यूएनओ में विश्वास करते हैं, आदि आदि और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पे दोनों में सहमति है। इसको लेकर दोनों देश आगे बढ़ें और भारत के लिए ये सबसे अच्छा मौका है कि वो एक विकल्प खोजे, अपना रास्ता खोजे इस बीच में। यानी अमेरिका की वर्चस्वता, अमेरिका के साथ चलते हुए भारत अपनी स्थिति मजबूत बनाता रहे। उनका कहना है कि अमेरिका से विरोध करना उचित नहीं होगा, व्यर्थ होगा, क्योंकि अब अमेरिका एक विश्व का एकमात्र ध्रुव है, विश्व की एकमात्र महाशक्ति है और आगे चलकर भारत के द्वारा किए गए विरोध का अमेरिका उसे अन्यथा लेगा, भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो नुकसान कब है, संभावित नुकसान कब है और अमेरिका से निकट होकर उसकी निकटता का फ़ायदा उठाना, ये दो तर्क देते हुए दूसरे विद्वानों का दूसरा गुट कहता है कि हमें अमेरिका से निकटता का संबंध बनाना चाहिए और उसके दो कारण देता है। अब तीसरा एक और गुट है, इनका क्या विचार है किस बात पर कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हों, भारत अमेरिका के साथ कैसे अपने संबंध बनाए, किस तरह के संबंध रखे। तो उनका कहना है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए। अमेरिका के दबाव में या अमेरिका के साथ या अमेरिका की मदद से आगे बढ़ने का विचार गलत है। भारत को स्वयं एक स्वतंत्र देश रहते हुए जो विकासशील देश है, नवोदित राष्ट्र हैं जो बढ़ रहे हैं, उनके साथ एक अलग गठबंधन बनाए और कुछ सालों में ये गठबंधन चूँकि विकासशील देशों का है, बढ़ती ताकतों का है, ये बहुत ताकतवर होगा और अमेरिका की जो वर्चस्वता है उसका प्रतिकार करने में सक्षम हो जाएगा। यानी अमेरिका को एक तरीके से अमेरिका की वर्चस्वता को चेक करेगा, उसको उस पर लगाम लगाएगा। और इन विद्वानों का कहना है कि अमेरिका की वर्चस्वता ऐसी ही यदि बेलगाम बढ़ती रही तो पूरा विश्व अमेरिका की मुट्ठी में आ जाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि भारत के नेतृत्व में एक ऐसा गुट बने, एक ऐसा गठबंधन बने जो समय के साथ इतना ताकतवर हो जाए कि अमेरिका पर लगाम लगाए, उसकी बढ़ती वर्चस्वता को रोके, उसकी बढ़ती वर्चस्वता की गति को धीमा करे और ऐसा करते हुए अपने स्वयं का विकास करके एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरे। तो ये तीन तरह की विचारधाराएं हैं। पहला, सैन्य शक्ति ना रह के बिल्कुल अलग रहे। दूसरा, अमेरिका के साथ रहे, दो तीन कारण हैं। और तीसरा, अमेरिका से अलग रह के स्वतंत्र नीति अपनाए और एक गुट की स्वयं अगुवाई करे। भारत को भय खाने की जरूरत नहीं है, उनका ऐसा कहना है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हो चुके हैं समय के साथ, बार बार जो उतार चढ़ाव आया है और जो पेंडुलम, जिसका घड़ी का जैसा पेंडुलम होता है, एक एंड से दूसरे एंड स्विंग करता है जैसे पेंडुलम, ऐसा भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो एक छोर से दूसरे छोर गया है। तो इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि इन तीनों में से किसी एक भी रणनीति पर निर्भर नहीं किया जा सकता। यानी जैसे भारत ने अमेरिका और रूस दोनों को संभालने की कोशिश की, ऐसे ही भारत को इन तीनों रणनीतियों को संभालना होगा। समयानुकूल निर्णय लेते हुए उसे तय करना होगा कि कब हम निकटता बनाएं, कब स्वतंत्र रास्ता अपनाएं, कब सैनिक खेमे में रहें। तो अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए या अमेरिका से संबंध बनाए रखने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का
एक समुचित मेल तैयार करना पड़ेगा, ये मिश्रित रास्ता निकालना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जैसे भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, उन दोनों के बीच में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता निकालने भारत में उसे लागू किया, ऐसे ही इन विद्वानों का विचार है, या ऐसे ही लोगों की सोच है कि भारत को इन तीनों रणनीतियों में से किसी एक को नहीं चुनना चाहिए, बल्कि एक ऐसा मिश्रण हो, एक इन तीनों रणनीतियों का एक ऐसा समुचित तालमेल हो, जिससे कि हम अपना विकास तो कर ही सकें, साथ ही साथ अमेरिका के साथ बने रहें और अमेरिका की जो प्रभुसत्ता है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, उसका फ़ायदा भी उठा सके। तो अपने विकास को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अमेरिका से मधुर संबंध और अमेरिका की वर्चस्वता का फ़ायदा लेना, ऐसा कुछ तालमेल बनाकर हमारी विदेश नीति को एक नया आधार दिया जाए, ऐसा विद्वानों का कहना है। ये तो हुई संभावित रणनीति, ये तो हुई भारत की विदेश नीति को नई दिशा देने की सोच। पूर्व में भारत की रणनीति या विदेश नीति का आधार भारत का नव राष्ट्र होना, उसका विश्व शांति पर विश्वास करना, उसके बाद उसका आधार गुट निरपेक्षता। अब जब गुट की राजनीति ही समाप्त हो गई, तो भारत को अपनी विदेश नीति का नया आधार देखने की जरूरत है, और विदेश नीति का नया आधार देखते समय उस आधार का केंद्र होगा अमेरिका। ये बात तो तय है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे हों, अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता हो, ये हमारी विदेश नीति का एक मुख्य आधार हो गया है। प्रश्न ये आता है कि इन तीनों रणनीतियों या ये तीनों रणनीतियाँ या ये तीनों संभावनाएं अपनी जगह तो ठीक हैं, अमेरिका से कैसे संबंध बनाएं इनकी संभावनाएं, लेकिन जहाँ तक अमेरिकी वर्चस्व की बात है, उससे हम कैसे निपटें। जहाँ तक अमेरिकी शक्ति के बोलबाले की बात है, जहाँ तक अमेरिका के महाशक्ति होना और पूरे विश्व में उसका दबदबा बनाए रखना उसकी बात है, उसे हम कैसे झेलें, उससे हम कैसे निकलें, उसके मद्देनज़र हम कैसे आगे बढ़ें। अंतिम बिंदु जो इस अध्याय का है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटें। ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है कि हर जगह हम अमेरिका की दखलंदाजी देखते हैं। हमने तो बहुत पहले ही देखा, क्रायोजेनिक रॉकेट के मामले में अमेरिका का रूस पर दबाव भारत के खिलाफ, F-16 ओरियन आदि की सप्लाई पाकिस्तान को भारत के खिलाफ, और भारत कुछ नहीं कर सका। कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से दबाव बनाना, हमले का, भारत से नाराज़गी। परमाणु बम, परमाणु परीक्षण, उसमें भारत से नाराज़गी, और आर्थिक प्रतिबंध आदि आदि। तो ये जो अमेरिका जो हथकंडे अपना रहा है, या अमेरिका जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग, हाथ मरोड़ने का काम जो करता है, या तो मेरी मानो और नहीं तो तुम मेरे दुश्मन, ऐसी जो सोच रखता है, उस अमेरिका के साथ कैसे निपटा जाए। और सच्चाई तो ये है कि अमेरिका जहां इतने ऊपर है, अन्य देश उससे कोसों कदम दूर हैं, बहुत पीछे हैं। चाहे रूस की हम बात करें, जो एक उभरता हुआ नया महाशक्ति है, या चीन की बात करें, या भारत के स्वयं की, या ब्रिक्स कंट्रीज़ की, या इन सब देशों की कंबाइंड ताकत की। सैन्य क्षमता के मामले में तो आपने जान लिया कि अमेरिका जो है वो उस अमेरिका के बाद के जो 12 सबसे ताकतवर देश हैं, इनके सब के द्वारा किए गए कंबाइंड खर्चे से भी ज़्यादा अमेरिका सैन्य क्षमता में खर्च करता है।
आप सोच सकते हैं कितना आगे है। आर्थिक रूप से भी आपने देखा कि दुनिया की 28% व्यापार या 28% जो सकल घरेलू उत्पाद है वो अमेरिका के हाथ में। 28% पूरी दुनिया का, दुनिया मतलब 200 देश में से एक देश 28%। तो ऐसी आर्थिक ताकत, ऐसी सैन्य ताकत, इससे कैसे निपटा जाए, कैसे रास्ता निकाला जाए अपने विकास का। सोवियत संघ के विघटन के बाद तो विश्व की राजनीति में अमेरिका का वर्चस्व कायम ही नहीं बल्कि बढ़ा है, और अमेरिका दिनों दिन चाहता है कि उसका प्रभाव और बढ़ता जाए, उसका दबदबा और बढ़ता जाए, और उसी बढ़ते दबदबे और प्रभाव के उदाहरणों का हमने जिक्र किया है। चाहे वो दबदबा सैन्य शक्ति के माध्यम से हो, चाहे तकनीकी सहायता की दृष्टि से हो, या आर्थिक मदद की दृष्टि से हो। आर्थिक मदद देके अमेरिका ने कई देशों को अपने मुट्ठी में किया है। शॉक थेरेपी का एक जिक्र हमने किया था पूर्व में। शॉक थेरेपी के माध्यम से उसने सोवियत संघ से विघटित हुए कई देशों को अपनी तरफ किया, अफ्रीका के कई देशों को अपनी तरफ खींचा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सब देश चाहते हैं कि वो ताकतवर बने, सब देश चाहते हैं कि उनकी प्रभुसत्ता बने, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसकी ताकत, जिसका वर्चस्व बना हुआ है, कायम है। ये तो सच्चाई है। इससे कैसे निपटें? एक तरीका है कि हम प्रतीक्षा करें। वर्चस्व बदलता रहता है। हमने पहले भी पढ़ा कि कैसे 1660 में इंग्लैंड का वर्चस्व था, फिर उसके बाद बदला, फिर उसके बाद दूसरा देश, फिर तीसरा देश, फिर इंग्लैंड, फिर विक्टोरियन एज, बदलता रहता है। तो या तो हम प्रतीक्षा करें कि अमेरिका का वर्चस्व जब बदलेगा तब हमारा भाग्य बदलेगा। आने वाले वर्षों में कोई अन्य महाशक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व कायम कर सकती है, ये भी सच है, क्योंकि वर्चस्वता कोई स्थायी नहीं होती। नए नए प्लेयर्स आते हैं, नए नए खिलाड़ी विश्व राजनीति में आते हैं। भारत भी उसमें एक खिलाड़ी है, ब्रिक्स के देश भी उसमें खिलाड़ी हैं, BRICS। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई विश्व सरकार नहीं है जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम रख सके। ऐसी कोई भी ताकत नहीं। विश्व राजनीति के अपने कायदे कानून हैं, परंतु सभी देश इस विश्व राजनीति के कायदे कानूनों का कभी भी उल्लंघन कर सकते हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, वर्तमान में ऐसी कोई विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम रखे। एक जहाँ तक कि विश्व राजनीति की बात है, उसके अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं। विश्व राजनीति के भी सिद्धांत होते हैं, लेकिन कोई भी देश इसका जब चाहे उल्लंघन कर बैठता है। तो इन बातों से लगता है कि ना तो वर्चस्व से छुटकारा है और न ही युद्ध से। क्या लगता है? कुल मिला के जो बातें मैंने कही उसका निष्कर्ष यही है कि ना वर्चस्व से छुटकारा मिलेगा और न ही युद्ध से। भारत, चीन और कुछ अन्य देश रूस जैसे अमेरिका की वर्चस्व को चुनौती दे पाने की स्थिति में हैं, लेकिन इनके बीच में भी आपसी मतभेद हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चीन एक साम्यवादी देश है, रूस एक नव महाशक्ति है जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है और उत्तराधिकार है। और तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने दायरे हैं। तो ये तीन एक साथ मिलकर तो अमेरिका को चैलेंज करेंगे नहीं, उसके वर्चस्व पर प्रश्न नहीं उठा सकते। ये बात तय है। ये भी उतना ही तय, जितना ये बात तय है कि अमेरिका का वर्चस्व बना हुआ है, उतना ही ये बात समय सिद्ध है कि ये तीन देश एकजुट होकर एक ताकत के रूप में सामने नहीं आएंगे, और इस प्रकार अमेरिका इनके विरोधों को भुनाता हुआ अपनी वर्चस्वता को दिन प्रतिदिन और बढ़ाता जाएगा।